बेटा हमारी ज्योग्राफी का 7th चैप्टर चल रहा है, तो इसके अंदर हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, अब तक मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नदियाँ होती हैं, बहता हुआ जल होता है, भूमिगत जल होता है, और जो हिमनद होती हैं, हवा होती है, ये सारी चीज़ें क्या अप्रदन और निक्षेपण दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। तो जब ये अप्रदन और निक्षेपण का कार्य करते हैं तो इससे अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। तो अब इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो भौमजल है, भौमजल का स्टार्ट किया हुआ था। मैंने भौमजल के बारे में आपको बताया था। भौमजल होता है ग्राउंड वाटर, यानी कि भूमिगत जो जल होता है वो भौमजल कहलाता है। वो भी जब बहता है तो बहते हुए क्या है, जब वो बहता हुआ चलता है तो क्या वो अप्रदन करता हुआ चलता है, और उसके बाद वो जो चीज़ें अपने साथ बहा कर लेकर आता है उन्हें वो क्या है एक जगह ले जाकर निक्षेपित कर देता है, और इससे क्या है नई नई अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जो भौमजल है उसके द्वारा अप्रदन करने से किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, आज हमारा जो इससे पहले हम इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम हाफ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी ने देख लिया होगा। तो देखिए आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जो भौमजल द्वारा अपर्दित स्थल रूप हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसमें कुंड, घोलरंध्र, लैपिज और चूना पत्थर, चबूतरे, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती है, भौमजल के अप्रदन के द्वारा बनती हैं। तो देखिए जो चूना पत्थर होता है वो चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे और मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण करता है। गर्त होते हैं छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करता है। इनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र, विलय होता है घुल जाना, इनके विलय पर इन्हें विलयन यंत्र कहा जाता है। और घोल रंध्र जो होता है वो कास्ट क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। घोल रंध्र क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार, यानी कि ऊपर से कैसे होते हैं, ये गोल होते हैं, और नीचे कीप की आकृति की, देखिए इनकी जो शेप होती है वो इस प्रकार से होती है। ऊपर से तो देखिए ये वृत्ताकार होते हैं, नीचे से कीप की, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है उस प्रकार की आकृति के होते हैं। और इनका जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वो कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर और आधा मीटर से 30 मीटर या इससे अधिक भी हो सकता है। इनमें से कुछ का निर्माण घुलन की क्रिया द्वारा होता है और कुछ घुलने की क्रिया से पहले ही बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से भी जाना जाता है। जो ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, जो घोल रंध्र नष्ट हो जाते हैं उन्हें क्या है, डोलाइन का नाम दिया जाता है। तो ये देखिए बेटा डायग्राम दिखाया गया है, ये है विलय रंध्र, ये देखिए छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं विलय रंध्र हैं। ये वाला है विलय रंध्र, ये है घोल रंध्र, ये दिखाई दे रहे हैं घोल रंध्र के हैं। और ये है निपाती रंध्र, ये गुफा है, गुफा के अंदर से ये छोटे छोटे ये रंध्र, ये छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, ये निपाती रंध्र कहलाते हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, कुछ दूरी के पश्चात क्या होता है, इन किसी कंदरा से या किसी गुफा से भूमिगत नदी के रूप में फिर से निकल आते हैं। और जब घोलरंध्र और डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते तो लंबी और विस्तृत खाइयाँ बन जाती, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें घाटी रंध्र या वैली सिंक या युवाला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की इनके अंदर शेप बनती हैं, आकृतियाँ बनती हैं। और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक रह जाते हैं, मतलब लंबे लंबे ऐसे पतले पतले कटक रह जाते हैं, जिन्हें लैपिज कहा जाता है। और इन लैपिजों का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो लैपिज होते हैं वो विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब ये लैपिज जो होते हैं, इसके साथ देखिए बेटा, जब इस तरीके से बहुत सारे लैपिजों का निर्माण हो जाता है तो ये क्या है, पूरा ये क्या है, चबूतरे की तरह से ये पूरा एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पर ये चबूतरा बन जाता है, जिसे क्या है चूना युक्त चबूतरा कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन अलग अलग शेप्स का, अलग अलग आकृतियों का, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है बेटा कंदराएं। कंदराएं आती केव्स। केव्स का देखिए निर्माण किस प्रकार से होता है, ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर
यानी कि शैल, बालू, पत्थर और इनके बीच में अगर चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानें हों, तो जहाँ सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर यानी कि इसके इक्वल होते हैं, वहाँ कंदराओं का निर्माण होता है। यानी कि कैसे होता है, देखिए बेटा, पहले क्या है, कठोर चट्टान होती है, उसके बाद क्या होती है, नरम चट्टान, कोमल चट्टान होती है। तो जब ये लगातार पानी गिरता है तो जो कोमल चट्टान है उसका तो क्या है, अपरदन हो जाता है, वो तो कट जाती है, लेकिन जो कठोर चट्टान होती है वो कटती नहीं है। तो जहाँ जहाँ से कट जाती है वहाँ पर क्या है, केव की आकृति बन जाती है, वहाँ पर कंदरा की आकृति बन जाती है। और पानी जो होता है वो दरारों से रिस रिस कर उसके चट्टान की क्षैतिज अवस्था में लगातार बहता रहता है। और लगातार बहने के कारण क्या है, वो चट्टानें जो कोमल चट्टानें होती हैं वो उसके अंदर पानी में घुल जाती हैं और लंबी और तंग विस्तृत जो शेप्स बनती है उन्हें क्या है, कंदराएं या गुफाएं कहा जाता है। कभी कभी जो अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर जो कंदराएं होती हैं उनका एक पूरा जाल बन जाता है, मतलब बहुत सारी कंदराएं इकट्ठी हो जाती हैं और उनका एक जाल बन जाता है। तो वो जो, और उससे जो कंदराओं का एक साइड से क्या है, उसका एक साइड से मुख जो होता है, मुंह होता है, खुला होता है, और इससे क्या होता है, जो कंदरा सरिताएं होती हैं वो बाहर निकलती रहती हैं। और ऐसी कंदराएं जिनके दोनों साइड से खुले हुए होते हैं उन्हें क्या है, सुरंग कहा जाता है, जिन्हें टनल्स, इंग्लिश में टनल कहा जाता है। जो एक साइड से बंद होती हैं वो तो कंदरा होती हैं, और जो दोनों साइड से खुली होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सुरंग या टनल कहलाती हैं। ओके, तो ये था बेटा इसके अपरदन के द्वारा, भूमिगत जल के अपरदन से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। अब आता है बेटा निक्षेपित स्थल रूप। भूमिगत जो जल होता है, बहता हुआ जल है, उसके निक्षेपण से, यानी कि जब वो चीज़ों को इकट्ठा करता है तो उससे भी अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। तो उससे देखिए कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। निक्षेपित स्थल रूप से जितने भी निक्षेपित स्थल रूप हैं वो कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। और चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य जो रसायन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो क्या होता है वो पानी में जल्दी से शीघ्र ही घुल जाता है। जब जल का वाष्पीकरण होता है, यानी कि जब जो पानी होता है वो वाष्प बनकर उड़ता है, तो उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है उसका क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है। तो पानी तो उड़ जाता है और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अलग अलग शेप्स के अंदर वहीं पर जम जाता है। अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है, और वाष्पीकरण के साथ CO2 गैस मुक्त हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। यानी कि पानी तो चला जाता है और सिर्फ उसमें क्या रह जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट रह जाता है। तो इससे देखिए कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है। इससे स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और स्तंभ का निर्माण होता है। तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट देखिए बच्चों क्या है, ये आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया गया है। देखो बेटा, ये देखिए ये डायग्राम है, इसके अंदर दिखाया गया है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का किस प्रकार से निर्माण हो रहा है। तो इसको पढ़िए। इसको स्टैलेक्टाइट जो होता है बेटा, वो जो लटकती हुई जो हिम स्तंभ होते हैं वो उसके जैसे होते हैं, और ये कंदरा की छत के पास बहुत मोटे होते हैं, और अंत में जब नीचे आते तो क्या है, पतले होते चले जाते। देखिए मतलब ये इस प्रकार से होते हैं, ये जिस जैसे ये लटके हुए हैं और नीचे आते आते क्या है, ये बिल्कुल पतले हो जाते हैं। इस शेप में ये लटके हुए होते हैं, छत से नीचे लटके हुए होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। तो ये ऊपर से तो मोटे होते हैं, नीचे आते आते पतले हो जाते हैं ये। और ये अनेक आकार, मतलब अलग अलग शेप के अंदर दिखाई देते हैं। लंबे भी हो सकते हैं, ये इस तरीके से भी होते हैं, ये देखिए इस तरीके से की शेप भी होती है, या ऐसी शेप भी होती है। तो मतलब अलग अलग शेप के अंदर ये दिखाई देते हैं। और जो स्टैलेग्माइट, ये तो क्या होते हैं बेटा, स्टैलेक्टाइट होते हैं। और जो स्टैलेग्माइट होते हैं कंदराओं की छत से धरातल टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। मतलब जो पानी जो टपकता है तो वो क्या है, वहीं जम जाता है। और स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में ये बनते हैं। और जो स्टैलेग्माइट होते हैं वो, ये तो स्टैलेक्टाइट था, स्टैलेग्माइट एक स्तंभ के चपटी तश्तरी नुमा आकार में या समतल गड्ढे के आकार में विकसित होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, विभिन्न मोटाई के और अलग अलग आकार के बनते हैं। तो ये होता है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। ये देखिए बच्चों, ये देखिए बेटा, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए लंबे लंबे लटके हुए हैं। तो ये देखिए ये अलग अलग शेप के अंदर, ये देखिए कोई किसी शेप में लटका हुआ है, कोई किसी शेप में है। तो ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग शेप। ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रखी है, ये देखिए ये बनी हुई है अलग अलग शेप। ये ऊपर से तो मोटे हैं, लेकिन नीचे आते थे क्या है, ये नुकीले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। तो ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट होते हैं, जो इनके भूमिगत जो जल होता है उसके निक्षेपण से ये आकृतियाँ, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। ओके, अब आता है बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हिमनद। हिमनद होता है बहती हुई जो बर्फ़ होती है
वो हिमनद कहलाता है। बर्फ़ के जो बड़े बड़े शिलाएँ होती हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो वो हिमनद होते हैं। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढाल से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहता हुआ जो हिम होता है, यानी बर्फ़ होती है, वो हिमनद कहलाती है। और महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद वो हिमनद होते हैं जो समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हुए होते हैं। तो जो जब ये भी क्या है बेटा, निक्षेपण भी करते हैं और अप्रदन भी करते हैं। तो इसके द्वारा भी क्या है, अलग अलग प्रकार की जो शेप्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। तो देखिए कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं हिमनद के द्वारा। ये देखिए घाटी में हिमनद दिखाया गया है, ये डायग्राम में घाटी में हिमनद दिखाया गया है। तो देखिए जो हिमनद के अपर्दित स्थल रूप हैं, उससे कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है। अपर्दित यानी कि जब वो काट छाँट करती है तो उससे सबसे पहले सर्क का निर्माण होता है। सर्क देखिए क्या होता है, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में जो सर्क होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ज़्यादातर जो सर्क होते हैं वो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है, और जो सर्क होती है वो गहरे, लंबे और छोटे गर्त होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनकी जो दीवार होती है वो तीव्र ढाल वाली या सीधी खड़ी ढाल इसकी होती है, दीवार जैसी ये लगते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये इसके अंदर अलग अलग दिखाए गए हैं। ये देखिए आपको, ये है सर्क, इस सर्क की शेप ऐसी होती है, कॉल, श्रृंग, अरेत, निलंबी घाटी, मध्यस्थ हिमोड, पार्श्विक हिमोड, हिमानी धोत मैदान, रुंडित, ये इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की सारी इसके अंदर शेप बनती हैं। अंतिम हिमोड, और इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये क्या है, हिमनद के अप्रदन के द्वारा ये अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बन रही हैं। और हिमनद के पिघलने से जल से भरी झील क्या है, इन गड्ढों में देखने को मिलती है, और इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील भी कहा जाता है। आगे आता है होर्न या गिरिशृंग या सीरी टेढ़ कटक, ये इसी के ही नाम हैं। तो सर्क के शीर्ष के ऊपर अप्रदन होने से होर्न का निर्माण होता है, और जो ये जब ये होर्न होते हैं, इन्हें क्या है, जो जिन नुकीली चोटियों का निर्माण होता है उन्हें होर्न कहते हैं। और लगातार जो अप्रदन होने से क्या होता है, सर्क के जो दोनों तरफ की दीवारें होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती हैं, और इनका जो आकार होता है कंघी या आरी के समान, जैसे देखिए कंघी होती है ना, इस प्रकार से देखिए बेटा, जैसे ये इस प्रकार से जो जिससे हम ये सर्क कहलाती है। तो कंघी नुमा आकृति बन जाती है, जिन्हें तीक्ष्ण कटक भी कहा जाता है। तो इनका जो ऊपरी भाग होता है वो नुकीला होता है और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं, इन्हें इनका जो ऊपरी भाग होता है टेढ़ा मेढ़ा होने के कारण इन्हें तीक्ष्ण कटक भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक हिमनद घाटी का निर्माण होता है। हिमनद घाटी, ये इसे गर्त भी कहते हैं। तो हिमानी जो घाटियाँ होती हैं गर्त की तरह होती हैं, जो आकार में इंग्लिश के अक्षर यू जैसी दिखाई देती हैं, और इनका जो तल होता है वो चौड़ा होता है, और इनके किनारे चिकने और तीव्र ढाल वाले होते हैं, और ये दोनों तरफ से क्या है, लटकती हुई घाटी की तरह दिखाई देती हैं। ये देखिए इनकी इस प्रकार, जैसे ये एक चट्टान है, यहाँ पर भी एक चट्टान है, तो यहाँ से क्या है, इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। तो ये दूर से देखने पर ऐसा लगता है ये हवा में लटक रही है, तो ये लटकती हुई घाटी के रूप में दिखाई देती है। ओके, आगे देखिए बेटा, ये तो था इसके किसके द्वारा, और जब इन गर्त के अंदर क्या है, जो ये गड्ढे होते हैं, इनमें जब जल भर जाता है, पानी भर जाता है, तो जो समुद्री तट रेखा होती है उन्हें फ्योर्ड कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से ये हिमनद के जो अप्रदन से अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। अब आता है हिमनद के निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो निक्षेपण से देखिए बच्चों कौन कौन सी बनती है। सबसे पहले आती है हिमोड़। हिमोड़ आकृति बनती है निक्षेपण से। तो जो हिमोड़ होती है, हिमनद टीला या गोलाश्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटक होती हैं, और हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी कटक होती हैं। जो हिमोड़ होते हैं वो हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं, मतलब इसके साथ साथ निर्मित होते हैं, और ये घोड़े की नाल या अर्धचंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। ये घोड़े की नाल जैसे दिखाई देते हैं, देखिए इस प्रकार से इनका निर्माण होता है, जैसे आधा चांद होता है उस प्रकार से इनका निर्माण होता है। ओके, आपको बेटा इनकी शेप याद होनी चाहिए, किस प्रकार की शेप होती है। ये देखिए, ये डायग्राम के अंदर दिखाया भी गया है कि इसके निक्षेपित रूप से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो कौन कौन सी देखिए, हिमानी धोत मैदान, एस्कर कहा जाता है जिसे, ड्रमलिन, अंतिम हिमोड़, और ये हिमानी धोत, एस्कर, इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की जो शेप्स हैं वो अलग अलग प्रकार की शेप्स बन रही हैं। एस्कर देखिए, एस्कर क्या होता है, गर्मियों में जब हिमनद पिघलने लगते हैं तो इनके पिघलने से क्या है, जो जल होता है वो हिमतल के ऊपर से बहता रहता है,
और इनके जो किनारे हैं उसमें से पानी निकलता रहता है, और जो बर्फ़ के छेद होते हैं उनके नीचे से पानी बहता है। तो इससे क्या है, तो ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ़ के किनारे वाले तल में प्रवाहित होती रहती हैं, यानी कि बहती रहती हैं, और जो ये बर्फ़ पिघल जाती है तो एक वक्राकार कटक के रूप में आकृति बनती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें एस्कर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हिमानी धोत मैदान। तो जो हिमानी धोत मैदान होते हैं वो कैसे होते हैं, हिमानी गिरिपथ के मैदान में हिमानी जलोढ़ निक्षेप से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसके विस्तृत, उसके समान क्या जलोढ़ पंख की तरह से क्या है, ये बड़े बड़े मैदान इसके तैयार हो जाते हैं, जिसे हिमानी धोत या आउटवॉश प्लेन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ड्रमलिन। ड्रमलिन देखिए, जो ड्रमलिन होते हैं वो अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप होते हैं, जिसमें रेत और बजरी के छोटे छोटे ढेर होते हैं। और जो ड्रमलिन होती है वो दूर से देखने पर कैसे लगती है, जैसे ये अंडों की उल्टी टोकरी रखी हुई हो, जैसे अंडे की टोकरी होती है उसकी शेप होती है, और अंडों की टोकरी को जब उल्टा कर दिया जाता है तो जो शेप बनती है वो ड्रमलिन की शेप होती है, तो इसलिए इन्हें अंडों की टोकरी वाली शेप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तरंग और धाराएं। तो ये तो था बेटा किसके द्वारा, जो ये हिमनद होता है उसके द्वारा अपृदन और निक्षेपण से कौन कौन सी जो स्थलाकृति होती हैं निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है तरंग और धाराएं, यानी कि जो तरंग और धाराएं होती हैं वो भी किस प्रकार से आकृति बनाती हैं। तो देखिए, जो तटीय प्रक्रियाएं होती है बहुत तेज़ी से होती हैं। समुद्र का जो तट होता है वो हमेशा क्या है, क्रियाशील रहता है, क्योंकि पानी क्या है, हमेशा बहता रहता है। तो पानी की बहने की वजह से क्या है, जब पानी तेज़ी से बहकर आता है तो वो जब किनारों से टकराता है तो वहाँ पर भी क्या है, अलग अलग प्रकार की शेप्स का निर्माण होता है। तो जो नदी के जो तट होते हैं उस पर जो परिवर्तन होता है बहुत तेज़ी से होता है। मतलब कहने का अभिप्राय है, अब कभी तो क्या है पानी बिल्कुल शांत होता है, लेकिन एकदम से क्या है पानी बहुत तेज़ी से बहने लगता है, उसमें तूफान सा आ जाता है। तो जो वहाँ का मौसम होता है वो भी एकदम तुरंत चेंज हो जाता है, धूप निकल रही है और एकदम से क्या है बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। तो जो जब तरंगों का अवनमन होता है तो जो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है उसके साथ ही क्या होता है, सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है, यानी कि वो हिलता है, पानी जब हिलता है तो उससे क्या तरंग उत्पन्न होती है। तरंग छोटी भी हो सकती हैं, लहरों के रूप में भी हो सकती हैं, और बड़ी बड़ी ऊंची लहरें भी हो सकती हैं। उसके द्वारा भी जब पानी बहुत ऊंचाई पर जाता है उसके बाद जब वो नीचे वापस गिरता है तो उससे क्या है अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, ऊंचे इससे कौन कौन सी होती है, ऊंचे चट्टानी तट का होता है, जलमग्न तट का होता है, या निम्न समतल या मंद ढाल के अवसादी तटों का निर्माण होता है। तो ऊंचे तल जो चट्टानी तट होते हैं वो देखिए क्या होते हैं, ऊंचे चट्टानी तट। ऊंचे चट्टानी जो तट होते हैं वो उसके सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं, मतलब ये कभी तेज लहरें आती, कभी बहुत धीरे धीरे कम लहरें आती हैं। और जो तट रेखा होती है उसका अत्यधिक अवनमन होने के कारण जो किनारे होते हैं वो उसके जो स्थल भाग होते हैं वो जलमग्न यानी कि पानी में डूब जाते हैं, और वहाँ पर क्या है फियोर्ड के तट बनते हैं। और जो ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, यानी जब बहुत तेज़ी से जब वो टकराती हैं तो क्या होता है, पहाड़ी जो होती है वो पार्श्व भृगु के आकार ले लेती है, यानी क्लिफ का आकार उसमें बन जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार जो समुद्र होते हैं उसके पानी के द्वारा भी क्या अलग अलग प्रकार की जो शेप्स होती हैं बनती हैं। तो इन अलग अलग शेप्स में और किसका नाम आता है, वेलांचली प्रभा, रोधिका, पुलीन, रोध या स्पिट, ये इन अलग अलग प्रकार के, और लैगून जो ये अलग अलग शेप्स होती हैं किसके द्वारा बनती हैं, तरंगों के द्वारा बनती हैं। नेक्स्ट आता है निम्न अवसादी तट। ये तो हमने पढ़ा था उच्च अवसादी तट, अब होता है निम्न अवसादी तट। तो निम्न अवसादी में देखिए जो निचले अवसादी तट होते हैं उसके सहारे भी क्या होता है, नदियाँ तटीय मैदान और डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई क्या कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, जो लैगून होता है वो खड़ी ढाल के रूप में, खड़ी घाटी के रूप में उसका निर्माण होता है। और जो मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो जो तल होता है उसके अवसाद भी दोलित होते हैं और उनके परिवहन से अवरोधिकाएं, लैगून और स्प्लिट का निर्माण होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, निक्षेपण के द्वारा भी और अपरुदन के द्वारा भी। अब इसके अपरुदन और निक्षेपण से देखिए बच्चों कौन कौन सी शेप्स बन रही हैं। तो इसके अपर्दित रूप से देखिए क्या क्या बनता है, भृगु बनता है, वेदिकाएं और कंदराएं और स्टैक बनता है।
तो इनसे क्या है, अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बन रही हैं। तो जो भृगु की जो ढाल होती है वो बहुत तीव्र होती है, जो भृगु होता है उसकी ढाल तीव्र होती है। जो अलग अलग शेप बनते हैं उसमें जो भृगु की जो ढाल होती है वो कैसी होती है, तीव्र होती है। और इसके अलावा जो समुद्री भृगु से प्राप्त जो मलबा होता है वो क्या है, जब वो बहता हुआ आता है तो उससे तरंग घर्षित वेदिकाएं तैयार होती हैं। और जब वो लगातार बहती रहती है तो उससे क्या होता है, उस स्थान को क्या है, वो पानी लगातार जब बहता रहता है तो वो वहाँ पर क्या है, उस गहराई को खोखला कर देती हैं। उससे क्या है, समुद्री कंदराएं बनती हैं, यानी कि वहाँ पर क्या है, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। उन्हें समुद्री कंदराओं का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ अपर्दित स्थल रूप से बनती हैं। और निक्षेपण से देखिए क्या क्या बनता है, पुलीन और टिब्बे। निक्षेपण से पुलीन, जिन्हें बीचेस कहा जाता है, और टिब्बे बनते हैं। तो तटों की मुख्य विशेषता पुलीन की उपस्थिति होती है। जितने भी तट होते हैं, समुद्री तट, उसके पास क्या बीच पाए जाते हैं। तो जो बीचेस होते हैं वो क्या ऊबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो निक्षेपण का कार्य होता है, जब पानी बहुत ऊंचाई तक बहता हुआ जाता है, तेज़ी से बहता हो जाता है, जब वो क्या अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा कर लाता है, लेकिन वो सारा जो मटेरियल होता है उसको क्या है, तट पर छोड़कर पानी वापस समुद्र में चला जाता है। तो इस प्रकार से उससे क्या है, पुलीन और टिब्बों का निर्माण होता है। जो पुलीन के जो ठीक पीछे क्या होता है, तल से उठाई गई रेत या टिब्बे, वो क्या है, वहीं पर निक्षेपित कर देते हैं। इससे क्या होता है बेटा, देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे कहीं कहीं पर क्या है, ये टिब्बे की आकृति दिखाई देती है, मतलब छोटे छोटे टीले जैसे दिखाई देते हैं, उससे क्या है, टिब्बे कहा जाता है। तो ये तो था बेटा किसके द्वारा, जो समुद्री जल होता है उसके द्वारा, तरंगों के द्वारा, लहर के द्वारा भी अलग अलग शेप्स का निर्माण होता है। और रोधिका रोध और स्पिट का निर्माण होता है। तो रोधिका रोध देखिए, अब समुद्री तट पर या तट के समानांतर पाए जाने वाली जो मिट्टी होती है, जब वो लगातार पानी के साथ बहती है तो क्या है, उसका तो उससे जो आकृति निर्मित होती है उसको क्या है, रोधिक अपतट रोधिक कहा जाता है। और ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोधिका या बैरियर बार कहा जाता है। तो ये किसके द्वारा था बेटा, समुद्र के द्वारा जो अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब नेक्स्ट आता है पवन के द्वारा, जो हवाएं चलती हैं उसके द्वारा भी देखिए अलग अलग शेप्स का निर्माण होता है। जो पवन होती है, पवन के द्वारा जब आंधी आती है, अब आप लोगों ने देखा होगा जब आंधी आती है तो आंधी की वजह से क्या होता है, जब आंधी चलती है, हवा तेज़ चलती है तो अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर लेकर आती है, लेकिन जब आंधी बंद हो जाती है तो क्या वो मिट्टी को वहीं पर छोड़ देती है। तो इस प्रकार से पवन के द्वारा भी अलग अलग प्रकार के आकृतियों का निर्माण होता है। तो पवन के द्वारा बनने वाली आकृतियों में देखिए क्या क्या आता है। तो अपर्दन से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, पवन के अपर्दन से पेडिमेंट और पदस्थली। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूदृश्य का जो विकास होता है वो मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण, उसका विकसित रूप होता है। पर्वतों के पाद पर, यानी कि पर्वतों का जो निचला हिस्सा होता है, जैसे ये पर्वत है, इसका जो ये वाला जो एरिया है ये इसका पर्वत पाद कहलाता है। मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानें, जो चट्टानों का तल होता है वो क्या है, पेडिमेंट कहलाता है। जो पेडिमेंट का निर्माण होता है वो पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन के द्वारा, मतलब जब पवन बहुत तेज़ी से चलती है तो क्या है, वो अपने साथ जो मिट्टी उड़ा कर लाती है वो पहाड़ों से टकरा कर, पवन के साथ जो मिट्टी आई हुई होती है वो पहाड़ों से टकरा कर क्या है वो वहीं पर गिर जाती है और उससे अलग अलग आकृतियों का निर्माण होता है। और इसके अलावा पदस्थली भी होता है। तो पदस्थली भी वही होता है जब वो मिट्टी एक जगह, जब लगातार एक ही जगह मिट्टी गिरती रहती है तो उससे क्या है, छोटे छोटे टीले बन जाते हैं और वो क्या कहलाती है, पदस्थली कहलाती है। तो ये किसके द्वारा होता है, पवन के अपर्दन के द्वारा जिन चीज़ों का निर्माण होता है उसमें एक होता है पलाया। पलाया देखिए, पलाया क्या होता है बेटा, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो मैदान होते हैं वो मुख्य होते हैं, चारों तरफ क्या मैदान ही मैदान होते हैं। और जो पर्वत और पहाड़ियाँ होती है वो बेसिन में अपवाह बेसिन के मध्य में होती है और बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना होती है। तो इस प्रकार की जो उथली जो जल झीलें होती हैं उन्हें पलाया कहा जाता है। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जो जल होता है वो अल्प समय के लिए रहता है और
जो मतलब पलाया क्या होता है बेटा, जब वो वाष्पीकरण होता है तो उसका वहाँ का पानी उड़ जाता है और नीचे दलदल एरिया रह जाता है, दलदल क्षेत्र रह जाता है, वो क्या कहलाता है, वो पलाया भूमि कहलाती है। अब देखिए अपवाहन गर्त और या गुहा। तो पवनों की एक ही दिशा में, जब वो पवन एक ही दिशा में लगातार बहती रहती है तो इससे क्या है, जो कोमल चट्टानें होती हैं वो कट जाती हैं, लेकिन जो कठोर चट्टानें होती हैं वो उनका अपरदन नहीं हो पाता है। तो उससे क्या है, वहाँ पर कोमल चट्टानों के अंदर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, गर्त हो जाते हैं, उन्हें क्या अपवाहन गर्त कहा जाता है। और जो कुछ गर्त क्या होते हैं, गहरे होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं साइज में तो उन्हें गुहा या केव्स कहा जाता है। आगे आता है मशरूम, छत्रक, टेबल या पीठिका शिला। तो इन आकृतियों का भी निर्माण किसके द्वारा होता है, पवन की अपरदन के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए मशरूम की जैसे आकृति होती है, जैसे देखिए ये आकृति है, तो इसमें देखिए इस प्रकार की आकृति बन जाती है। जैसे ये दो चट्टानें थी यहाँ पर, मतलब जो पवन है वो देखिए यहाँ से आकर वो इस वाली चट्टान से टकराती है, ऐसे इधर से पवन आ रही है, वो इससे टकरा रही है। तो जो ये वाला एरिया क्या है, ये तो सॉफ्ट था, जो ये वाला एरिया है ये वाला कैसा था, सॉफ्ट था, बट ये वाली चट्टान क्या है, ये कठोर थी, ये टाइट थी। तो जब ये यहाँ पर लगातार देखिए, जब यहाँ पर लगातार जो पवन टकराती है इस एरिया से, तो ये क्या है, इसका अपरदन होता जाता है, ये पतली होती जाती है, लेकिन जो ये वाला एरिया वो एज इट इज़ रह जाता है। तो ये देखने में कैसा लगता है, मशरूम जैसा लगता है, देखने में मशरूम की आकृति लगती है, तो इसे छत्रक या मशरूम कहा जाता है। और उस या एक गोल टोपी की आकृति बनती है, या एक टेबल की आकृति भी बनती है। जिस प्रकार से टेबल होती है, टेबल लैंड कहा जाता है, तो टेबल की आकृति भी बनती है। या पीठिका शिला, जो ये जो एक पशु होता है, जैसे ये हिरण वगैरह होते हैं, उसकी जो पीठ होती है उसकी शेप की आकृति भी बनती है। तो वो सब किसके द्वारा बनती है, पवन के अपरदन के द्वारा बनती हैं। और नेक्स्ट आता है पवन का निक्षेपित स्थल रूप। तो निक्षेपण से देखिए कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, पवन के निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियाँ बन रही हैं। तो निक्षेपण से देखिए कौन सी हैं, बालू टिब्बे, निक्षेपण से बालू टिब्बे देखिए दिखा रखे हैं, अलग अलग प्रकार की शेप बन रही हैं। तो ये है बरखान है, ये सीफ, ये अनुप्रस्थ, पैराबोलिक बालू टिब्बे। तो उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। नव चंद्राकांत जो टिब्बे होते हैं, नव चंद्राकांत टिब्बे होते हैं, उनकी जो भुजाएं होती है पवनों की दिशा में निकली होती है, इन्हें बरखान कहा जाता है। यहाँ पर जो रेतीले धरातल होते हैं उन पर वनस्पति पाई जाती है, उन्हें परवलय्य या बालू का टिब्बों का निर्माण होता है, उसे परवलय्यक कहा जाता है। और जो सीफ होते हैं वो भी बरखान की तरह ही होते हैं, इनमें केवल एक ही भुजा होती है। और अनुदैर्ध्य जो टिब्बे होते हैं, जिन्हें अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी कहा जाता है, उनका निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की शेप्स का निर्माण होता है, किसके द्वारा, पवन के निक्षेपण के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं, स्थलाकृतियाँ होती हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो ये सारे डायग्राम्स के द्वारा आप लोगों को इसमें समझाया गया है। तो बेटा ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। फिर भी बेटा मैं आपको फिर बार बार यही कह रही हूँ, आप एक बार बुक रीडिंग ज़रूर करना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।